एक्चुअली क्या होता है, जब तक आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे गेट कैसा होता है, देने में कैसा लगता है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजीज में क्या कमी रही। तो उन स्ट्रेटेजीज को ओवरकम किया मैंने नेक्स्ट टाइम में। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवी और आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं कुसाग्र जिंदल, जिन्होंने अभी अभी गेट का एग्जाम क्रैक किया है। तो जानेंगे उनसे उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, साथ ही साथ डेफिनेटली वो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे, जिन्हें फॉलो करके शायद आप अपनी जो स्टडी है, आपके जो स्ट्रेटेजी है उसको उसके हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं। हेलो कुसाग्र, तो सबसे पहले बताइए कि आपने आपका जो भी बीटेक था, इंजीनियरिंग कब कंप्लीट की, कौन से ईयर में? मैंने अपनी बी हम्म। ओके, मैंने अपनी बीटेक 2015-2019 बैच में की है, गाजियाबाद से, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से। ओके कूल। तो लाइक इससे पहले भी आपने कभी गेट एग्जाम के लिए ट्राई किया था, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नो मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम मैंने गेट एग्जाम दिया था, तो ओके। उसमें मेरे गेट स्कोर आया था, तो उससे मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था। राइट नाउ आई एम परसिंग एमटेक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। ओके। ओके। ओके, कुछ आगे तो थोड़ा आप मेरे को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि फैमिली में कौन कौन है, और स्टडी के टाइम पे किस तरह की कोई आपने किसी तरह की तकलीफ, कोई दिक्कत फेस की हो? जैसे कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अलग रह के स्टडी करते हैं, तो आपके साथ क्या सिनारियो था? आप फैमिली के साथ थे या अलग थे फैमिली से? नो मैम, मैंने अपनी प्रिपरेशन बीटेक थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी, ओके। तो वो फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू रही। फिर मैं गेट एग्जाम आया, हम्म। तो फिर मैंने गेट एग्जाम दिया, तो उससे मेरा जो गेट स्कोर बना, मैंने उससे एनआईटी में एडमिशन लिया। फिर वहां रहकर मैंने दोबारा प्रिपरेशन की, ओके। और फिर ये गेट स्कोर अचीव किया है। ओके कुल, तो मतलब बेसिकली आप फैमिली से अलग ही थे, तो यस मैम। डेफिनेटली खुद से अपना सारा काम करना होता होगा, तो इन सब के यस बीच मैम। में स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालते थे? ये सब कुछ करने के बाद इतना अच्छा रैंक अचीव करना, ये कैसे किया? मैम ये एक्चुअली गुड टाइम टेबल मेंटेन किया जाए तो ये पॉसिबल है। अपना हमें साथ साथ कॉलेज का भी देखना होता है, अपना स्टडीज भी देखनी होती है, एक्स्ट्रा स्टडीज भी देखनी होती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप अपना टाइम टेबल अगर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ तो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखेंगे ये इंटरव्यू, और हो सकता है कि आपका टाइम टेबल उनकी भी हेल्प कर सके। तो आप थोड़ा टाइम टेबल। कर सकते हैं कि आप ओके तो कैसे? मैम, यस मैम, तो मैम मैं एक दिन में लगभग 4 से 5 आवर्स देता था स्टडीज को, अपनी गेट स्टडीज को। ओके कूल। जैसे कि क्या होता है, शाम को या रात को, रात का टाइम सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। रात को क्या होता है, कंप्लीट साइलेंस होता है। बहुत स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि वो सुबह उठ के पढ़ें, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं अपना कोर्स रात को कंप्लीट करके सोऊं, ओके। क्योंकि सुबह उठ के मैम थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब ना लेजीनेस आ जाती है सुबह उठकर। हाँ हाँ। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं जितना हो सके रात को कंप्लीट करूँ अपना कोर्स। ओके, तो ये तो बेसिकली मैंने देखा है, मतलब मेरे टाइम पे भी यही था कि रात को ज्यादा साइलेंस होता है, इसलिए रात को हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये भी आपने यस बहुत मैम। अच्छी चीज़, बताई है, और स्टूडेंट्स को वैसे पता होगा, बेसिकली हर चीज पता सबको होती है, बस उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये चीज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, ये मैं कहूंगी आप अपनी लाइफ पे इस चीज को अप्लाई करें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम अभी ना करके हम सुबह करें, तो मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि वो रात को ही अपना जो स्टडी का है वो कंप्लीट करके तब सोते थे, तो इस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो और बताइए गेट एक्सपीरियंस के बारे में, कि जब फर्स्ट, जैसे कि आप बोल रहे हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले बताइए कि क्या डिफरेंस था, और इस वाले में क्या डिफरेंस था? पहले कितनी रैंक आपकी आई थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक थी 2300। ओके, तो मतलब 2300 से सिर्फ 22 रैंक पे पहुंचना एक बड़ा डिफरेंस है। तो कैसे, ऐसा कैसे हुआ? पहले क्यों नहीं आ पाया इतना अच्छा रैंक? मैम ये थोड़ा चेंज आया स्ट्रेटेजी की वजह से, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेटेजी हमें ज़्यादा पता नहीं था कि एक्चुअली क्या होता है। जब तक आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे गेट कैसा होता है, देने में कैसा लगता है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजीज में क्या कमी रही। तो उन स्ट्रेटेजीज को ओवरकम किया मैंने नेक्स्ट टाइम में। ओके, तो मतलब क्या कमी, अब डेफिनेटली अब आपको पता चल गया होगा कि लास्ट टाइम क्या क्या छूट गया था, क्या कमी रह गई थी, तो वो बताना चाहेंगे कि कौन सी चीजें थी जो आपने मिस कर दी थी लास्ट टाइम, जो आपने इस बार इम्प्रूव किया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी टेस्ट सीरीज।
देखिए, स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अभी स्टार्टिंग है तो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जैसे-जैसे एंड की तरफ जाएँगे, सॉरी, तो एंड में हम अपना टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरी अप्रोच इस बार थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने क्या किया, जैसे-जैसे कोर्स कंप्लीट करता गया, सब्जेक्ट वाइज़ इनके टेस्ट भी देता गया। फिर एंड में थोड़े टेस्ट जो थे वो मॉक टेस्ट बचे थे, तो मैंने फिर उन टेस्ट को दिया। तो ओके, टेस्ट सीरीज जितनी दे सकें उतना अच्छा है। इतना अच्छा होता है कि तो मॉक टेस्ट की बात आपने छेड़ ही दी है। तो ये बताइए कि मॉक टेस्ट आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट? मतलब क्या वैल्यू आपकी नज़र में क्या वैल्यू है मॉक टेस्ट के गेट एग्ज़ाम के लिए अगर हम देखें तो? मैम, मॉक टेस्ट में देखिएगा कि सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो हुँ, मॉक टेस्ट आपको ये ओवरऑल एनालिसिस दे देते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। ओके। मॉक टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कोई मॉक टेस्ट दिया, तो उसका जो हमारा रिज़ल्ट आया, उसमें जो हमने मिस्टेक्स की, उनको एनालाइज़ जब तक नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। ओके, कूल। तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। साथ ही यस मतलब मैम। बहुत से स्टूडेंट्स का जब मैं इंटरव्यू लिया तो वो ये भी कहते हैं कि आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो कुछ-कुछ मॉक टेस्ट जैसा ही होता है। तो उसमें भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। ऐसा कुछ है? यस मैम, एब्सोल्युटली। यस मैम, हमें एक्चुअली अपना क्वेश्चन पेपर में जो 3 आवर्स होते हैं, हुँ, हुँ। उसमें अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, उसका आइडिया हमें मिल जाता है टेस्ट सीरीज़ देने से। तो आपके सामने जब एग्ज़ाम आया तो आपको कैसा फ़ील हुआ था? सबसे पहले लाइक एकदम से डर गए कि ओह माय गॉड! ये तो बहुत टफ है या फिर एकदम रिलैक्स थे कि अरे ईज़ी है मैं तो कर लूँगा, ऐसा था? नो मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही हुआ था कि जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि ओके, नहीं निकला तो क्या होगा? लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल कूल होके एग्ज़ाम दिया। मतलब ये था कि निकलेगा तो ठीक है, जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से सारा कर कर आएँगे। तो इस ओके, वजह से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स के टाइम। ओके तो अभी आपने सेक्शंस की बात की थी कि ये सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आपको भी यस डेफ़िनिटली मैम। वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि कैसे करना है, पहले कौन-सा करूँ? क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है, साथ में नेगेटिव यस मार्किंग मैम। तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता होगा। तो उस यस सिचुएशन मैम। देखिए मैम, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो 3 स्टेजेज़ में थी। हुँ, हुँ। सबसे पहले एक राउंड में पूरे पेपर को निकाल देना। जो ईज़ी क्वेश्चन्स थे उनको, जो एक-एक बारी में अटेम्प्ट हो रहे थे, उनको एक राउंड में कंप्लीट कर दो। जो टफ है उन्हें छोड़ दो, उन्हें नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ दो। फिर जब ओके, दोबारा से स्टार्टिंग पे आओगे नेक्स्ट राउंड में, तो जो छोड़े थे तुमने, उसमें जो तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे, उनको कंप्लीट करो। और फिर जो जो टाइम बचता है एंड में, वो उन क्वेश्चन्स को दो जिन पे तुम स्टक हुए हो। ओके। तो बेसिकली कहीं पे भी रुकना नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके बारे में बहुत देर तक सोचना नहीं है कि मतलब क्या होगा? उस टाइम के लिए उसको स्किप कर यस देना मैम, आगे बढ़ना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है स्किप कि कर दीजिए वहाँ पे बिल्कुल। टाइम भी आपका एक होता है कि आपके पास टाइम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, तो आपको उस चीज़ का भी ख़्याल रखना है बेसिकली। और उसके अलावा मतलब सबसे टफ चीज़ क्या होती है गेट एग्ज़ाम के दौरान? सबसे टफ आपको क्या लगा वहाँ पे? मैम, सबसे टफ क्या चीज़ होती है, ये होता है कि गेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलेज़ है। अगर ओ आप एक चीज़ रिवाइज़ करते हो, तो आप पीछे की चीज़ भूल जाते हो। ओके, तो उन सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना, इट्स बीइंग अ डिफिकल्ट टास्क। ओके तो उससे कैसे डील किया? मैम, उससे डील करने की मेरी स्ट्रैटेजी रही थी कि जैसे मैं कोई सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, हुँ, हुँ। उसे कंप्लीट किया। अब जब मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो हुँ, पुराने सब्जेक्ट्स का कुछ जैसे मान लो मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो ओके, उस एक दिन में तुम पुराने सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ सकते हो। मतलब पुराने सब्जेक्ट को धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक करके उनमें से कुछ-कुछ पार्ट उठा के रोज़ पढ़ लो। तो हुँ, तुम्हारे पीछे के सब्जेक्ट भी रिवाइज़ होते रहेंगे और जो साथ में चल रहा है वो भी साथ में कंटिन्यू में रहेगा। ओके। तो लाइक टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे तो स्टूडेंट्स फिर भी ध्यान देते हैं, पर इसमें एक सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का भी, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बीच में डेफिनिटली उस पे ध्यान नहीं जाता है इतना, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? यस मैम। मैम देखिए, इंग्लिश अगर आप देखें तो इंग्लिश गेट में कम से कम 3 से 4 नंबर की आती है। हुँ, और इंग्लिश में कुछ फिक्स नहीं होता कि किस टॉपिक से कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश की वोकैब बहुत वाइड होती है। तो हुँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपके और सब्जेक्ट्स वीक रह जाएँ। क्योंकि इंग्लिश में कुछ श्योरिटी नहीं है कि इस पार्ट से आएगा या पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। तो ओ वो आपका लक है कि अगर आप
आपको पता है उस बारे में तो आप कर दोगे, वरना स्किप दैट पार्ट। ओके, तो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आर्टिकल वगैरह पढ़ते रहो इंग्लिश के, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश खुद से ही इम्प्रूव हो जाएगी, यस मैम। उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक बहुत से स्टूडेंट से मेरे को ये में आता है कि जो नेट का क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा टफ लगते हैं उन लोगों को, तो आपके साथ भी ऐसा था कि या आपने इजीली कर लिया? यस मैम, नेट के क्वेश्चंस को देखिए डील करने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। ओके। तो उसके लिए ये है कि आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी वर्चुअल कैलकुलेटर पर। ओके। सेकंड थिंग ये है कि जो नेट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अ, कुछ इस तरह मोल्ड किया जाता है क्वेश्चंस को कि स्टूडेंट्स में गलती करें। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए जो मेरी रही है कि क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन और क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ें, क्योंकि इन दोनों लाइंस में कुछ वर्ड्स को ऐसे दे देते हैं कि जिससे आंसर चेंज हो जाता है। जैसे लास्ट लाइन में जनरली वो क्या करते हैं, यूनिट्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में होता है आंसर और किलोमीटर पर आवर में पूछ लेते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो जाती है। तो एक बारी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को दोबारा जरूर पढ़ें, कुछ उन्होंने हट के तो नहीं पूछा, कुछ अलग तो नहीं पूछा है, तो ये जरूर ध्यान में रखें इन क्वेश्चंस के लिए। बेसिकली क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी है। हमारे पास कोई आंसर भी नहीं होता है, जैसे कि एमसीक्यू में क्या होता है कि एक हमारे पास आंसर है, ऑप्शंस होते हैं। यस। ऑप्शंस हैं, तो यस वहाँ मैम। कोई ऑप्शन नहीं है और आप गेस भी नहीं कर सकते कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो इसलिए क्वेश्चंस यस को मैम। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तो ये पॉइंट नोट कर लें आप। साथ ही साथ वर्चुअल कैलकुलेटर भी है, अगर तो पहले से उसकी जानकारी लेके रखना बहुत जरूरी है कि कैसे यूज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो डिफरेंट होता है जो नॉर्मल कैलकुलेटर हम यूज करते हैं उससे। तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैम वर्चुअल कैलकुलेटर का तो यही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके फिंग उतनी जल्दी आप उसे चला पाएंगे, उतनी इजीली आप उसे टैकल कर पाएंगे। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज देना अगेन बहुत ज़रूरी है। ओके, कूल। हाँ, तो बेसिकली मैं वही कह रही थी कि आप लोगों को अवेयर रहना बहुत जरूरी है वर्चुअल कैलकुलेटर से भी, ताकि वहां पे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि डेफिनेटली टाइम लिमिट होता है। ओके। ओके ओके, तो मेरे को ये बताओ कि गेट एग्जाम देने के सबके अपने अपने रीजन होते हैं, किसी को हायर स्टडीज के लिए देना होता है, तो किसी को लाइक जॉब चाहिए होती है, तो आपका क्या था? इससे पहले आपने मतलब पीएसयू के लिए अप्लाई किया हुआ था या फिर हायर स्टडीज था? फोकस क्या था? मैम, फोकस तो हमारा पीएसयू ही था। ओके। अब लेकिन ये था ना कि अब एक बार गेट निकल चुका है तो सेकंड बार श्योरिटी नहीं होती है कि क्या मिले या रैंक क्या है, इससे अच्छी है इससे बेकार है। तो इसलिए हमें एक ऑप्शन साथ में लेके चलना पड़ा कि कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। तो ओके। इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एमटेक को प्रेफरेंस दी और फिर प्रिपरेशन की और अब ये स्कोर अचीव किया है। ओके, तो अभी आप मतलब एमटेक की तरफ चले गए, हायर स्टडीज की तरफ चले गए यस फर्स्ट मैम। और फिर आपने दोबारा से गेट का एग्जाम दिया, तो मतलब दोबारा क्यों यस दिया? मैम। हायर स्टडीज कर रहे थे? मैम मेन तो हमारा पीएसयू ही था जाने का। अब मेन। पिछली बार नहीं जा पाए तो इसलिए हम हायर स्टडीज के लिए गए, लेकिन फोकस हमारा पीएसयू की तरफ ही था। अच्छा, ओके, तो अब इस बार क्या प्लान है? कहीं पे मैम इस बार अप्लाई? पीएसयू के लिए। यस मैम, पीएसयू के लिए अप्लाई किया है। कूल, बेस्ट ऑफ लक। एंड उसके अलावा थैंक यू मैं मैम। जानना चाहूंगी कि ओके, तो एक बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, और नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मैं जानना चाहूंगी कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या कोई नोट कैरी किया था और कैसे मेंटेन किया था, तो ये चीजें जरूर आप बताइए ताकि स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। मैम देखिए, अगर गेट एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं हम्म। तो उसमें इम्पोर्टेंट है ये कि आपके पास नोट्स होने बहुत जरूरी है। अब नोट्स भी डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्शन का सब्जेक्ट ले लें तो हम्म। प्रोडक्शन के सब्जेक्ट में थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है कंपेरेटिव टू फॉर्मूला पार्ट। ओके, तो उसके नोट्स को आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। कंप्लीट एक नोटबुक में आपके उसके नोट्स होने चाहिए। जब भी आप उसे रिवाइज करें उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लें, ताकि एंड टाइम जब आप अपनी नोटबुक खोलें तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के चले जाएं। जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया या हम्म। फिर आपका मशीनिंग हो गया, उनमें क्या होता है, उनमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा रहता है और गेट में भी उनसे न्यूमेरिकल पार्ट से ही आता है। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज इंक्लूडेड होंगे जो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यू हम्म। पे बेस्ड होते हैं।
ओके, तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा कौन-से सब्जेक्ट ने परेशान किया? मतलब अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो वहाँ से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगा या जिसको लेके आपको डर लग रहा हो कि इसमें फँस जाऊँगा, ऐसा? मैम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि ओ वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ मतलब उसमें इतना स्कोप है कि उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, तो कैसे मतलब उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की? ज़्यादा टाइम दिया उस सब्जेक्ट को? यस मैम, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया और डिफरेंट कोचिंग के नोट्स पढ़े उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के नोट्स पढ़े हैं, नेट पे से सर्च किया है, उसी सब्जेक्ट में मतलब ज़्यादा फोकस रहा था टेस्ट सीरीज के टाइम भी, कि इसमें क्या मिस्टेक्स रही, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यस मैम। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने किया था, लाइक एक ना डिमोटिवेशन आ जाता है कि मतलब नहीं हो पाया, मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो डिमोटिवेट हो गए थे कहीं ना कहीं? ऐसा हुआ था कि भाई अच्छी रैंक नहीं आई है तो मैम ऐसा? थोड़ा तो डिमोटिवेट हुए थे स्टार्टिंग में जब आई थी, लेकिन था कि पीएसयू करना है तो करना है। तो तो मैम एक जिद होनी चाहिए, मतलब कुछ करने के लिए तो वो मिल ही जाती है। हो जाता है, तो लाइक वो जिद कहाँ से आई? मतलब खुद पे थी या फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मैम वो तो खुद से ही था। नहीं था पहले से ही कि करना है तो करना यस है? मैम, करना है तो करना है। गुड, लाइक ऑल द बेस्ट कि अब तो आपकी अच्छी रैंक भी आ गई है एंड डेफिनेटली थैंक यू। आपका फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं हमें कृषाग्र ने, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आप लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉरी फेसबुक ग्रुप है, तो फेसबुक ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दो फेसबुक ग्रुप है, गेट एस्पिरेंट्स एंड गेट एस्पिरेंट्स MECE CSE। तो सेकंड ग्रुप है वो है मैकेनिकल सिविल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और जो फर्स्ट है गेट एस्पिरेंट्स वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और इस चैनल पे हम आपके लिए ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कृषाग्र। थैंक यू मैम। ओके एवरीवन, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस चैनल पे ना सिर्फ आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस, बल्कि साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। साथ ही साथ आपको जॉब नोटिफिकेशन या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे। तो हमारा फेसबुक ग्रुप है गेट एस्पिरेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, और हमारा दूसरा चैनल है गेट एस्पिरेंट्स MECE CSE, जो कि मैकेनिकल सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ हमारे फेसबुक ग्रुप की, तो वहाँ पे कुछ टॉपर्स हमने हायर किए हुए हैं जो आप लोगों की काफी हेल्प करते हैं आपकी जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में। और सारे ही सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।